हेलो बेटा, चलो ये दो चीजें तुम्हारी एसी में रह गई हैं, एक ट्रांसफार्मर्स और एक एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी आज ट्रांसफार्मर्स का थोड़ा सा पार्ट खत्म कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। बस ट्रांसफार्मर्स में पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुम्हें चीज पढ़नी पड़ेगी। ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है जिसमें बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, किस तरह से होता है देखा तो होगा ही सब लोगों ने, तो मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ। बेसिकली एक इस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, इस तरह का। ये मटेरियल एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है, मतलब सॉफ्ट आयरन बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये मैंने भी पढ़ाया नहीं तुम्हें। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें ये फेरोमैग्नेट वाला अच्छे से तुम्हें डील करा जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसे ऐसे समझो कि मान लो इस तरह की चीज होती है ऐसे। हालांकि इसको बाद में वैसे बनाया गया अलग तरीके से, बट पहले तुम्हें थोड़ा सा दिखाता हूं। तो पहले चीज समझना, ये पूरा ऐसे बनाया नहीं गया, बट फिर भी मैं ऐसे तुम्हें दिखा रहा हूं। ये पूरा सॉफ्ट आयरन मटेरियल ऐसे प्लेट टाइप की होती है, इस तरह की, ऐसे चौड़ी सी। ठीक है, और इसमें ऐसे क्वाइलिंग करी जाती है। अगर तुम देख सकते, ये इसमें क्वाइल लगी होती है। क्वाइल मतलब जो कॉपर क्वाइल इस तरह से इसमें कर दी जाती है, और इसको यहां से बाहर निकाला गया, इसको यहां से बाहर निकाला। ठीक है, इसी तरह से इसमें कॉइल किया जाता है। ये कॉइल ऐसे, समझ आ गया? ये कॉइल होती है, और इसको हम जोड़ते हैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, जिसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं E1 मान ले रहा हूं। अल्टरनेटिंग सोर्स होगा, समझ याद रखना। और यहां पे हम लेते हैं आउटपुट, जो हमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स मिलता है। तो ये बेसिकली आउटपुट होता है, और ये होता है तुम्हारा इनपुट जो हम देते हैं। ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखे जाते हैं अलग अलग, बट ऐसा बनाया नहीं गया, ये एक्चुअली ऐसे डिजाइन किया गया पहली बार। तो ये जो मटेरियल होता है ना, इसमें जब करंट फ्लो करती है, मान लो ऐसे करंट जा रही है, तो बताओ ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं जाने देता है, अपने अंदर से ही होके गुजरता है। तो सोचो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सोचो ऐसे कॉइल करंट ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह से जनरेट होती है यहाँ। तो वो ऐसे जा सकती थी, ऐसे बाहर जाती। तो ये मटेरियल क्या करता है, इन मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही रखता है और ऐसे घुमा देता है, इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमा देता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है। ये इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे घुमा देता है। जितना इसकी चौड़ाई इधर रखी जाती है उतना इधर रखी जाती है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो ऐसे जाती है। पता? अच्छा, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मान ली जाते हैं। मैं बताता हूं, जब ये जनरेट होता है ना, ये इसमें, तो ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल है। अच्छा बताओ, अगर किसी भी सॉफ्ट मटेरियल में, याद करो मैंने तुमको कहा था कि ऐसे होता है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही होगी, इसके अंदर जा रही होगी, तो इसमें एडी करंट जनरेट होती है। एडी करंट जनरेट होती है तो बहुत हीट जनरेट होती है, तो ये ट्रांसफार्मर मेल्ट करने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इनको ऐसे पूरी तरह से प्लेट ना बना के इनको ऐसे टुकड़ों में बनाया गया। अगर तुमने देखा होगा तो उनको इस तरह की शेप में बनाया गया, ई शेप में बनाया गया, जस्ट लाइक दिस वन, ऐसे। ऐसे बनाया गया, इस तरह से ये पूरा, और इनको जोड़ दिया गया, ये प्लेटें बनाई गई। तो जब इनको जोड़ा जाता है तो ये कैसे बन जाते हैं, अगर तुम इसको जोड़ो तो ये ऐसे लगभग पास पास लग दिया जाता है, इस तरह से। और साथ में ये पूरी प्लेटें नहीं बनाई गई, इनमें क्या किया गया, इनकी पतली पतली स्लाइसेस बनाई गई और उनके ऊपर लैमिनेशन कर दिया गया, एक अच्छे लाइक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का अच्छे से लैमिनेशन पसंद में। तो अगर वो तुम दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे नजर आएगा, मतलब अगर ये ढंग से ध्यान दो तो ऐसी प्लेटें रख दी गई, ये ऐसे ऐसे
मतलब इस तरह से तुम्हें ये दिखाई देंगे ऐसे। ये ऐसे प्लेटें बना इस तरह से, ये थिकनेस, और ये सब लैमिनेटेड होती है। तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसे नजर आता होगा ट्रांसफार्मर, इस तरह से प्लेट लगा दी जाती है और ऐसे पूरा बना दिया गया। मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको, समझ है, बट तुम ऐसे देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया गया? ताकि एडी करंट यहाँ जनरेट ना हो पाए, क्योंकि प्लेटों में लैमिनेशन होता है तो यहाँ जनरेट नहीं हो पाएगी। तो एडी करंट कम जनरेट होगी तो हीट उसको उतना हीटअप नहीं होगा। तो एडी करंट को कम करने के लिए लैमिनेशन किया गया और साथ में इनमें ई शेप्ड बना दिया गया। ई शेप्ड का मतलब अगर इसमें एडी करंट जनरेट होगी तो वो एडी करंट कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो जितनी ज्यादा लेंथ कवर करेगी उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो उतनी ही करंट कम हो जाएगी। ये बात समझ में? इसलिए एडी करंट में ऐसे लेंथ क्रिएट करवाई गई, ज्यादा करके, यहाँ पे कम होती है। समझ आई मेरी बात? और इसमें तो ऐसी प्लेटें भी नहीं होती, तो ये, बट हम मान ले रहे हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर है, पक्का, ये ध्यान रखना। ऐसे ये बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है, तो तुम्हें ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है वो देखना। और ये ट्रांसफार्मर लिक्विड में रखे जाते हैं, लाइक उनका जो जो बोलते हैं कूलिंग के लिए जो हम लोग लगाते हैं, तो कंडेंसर लगा होता है जिसकी वजह से वो कूल कर पाता है अच्छे से, ठीक है, कूलेंट बोलते हैं उसको। और ऐसे ध्यान रखना। तो एडी करंट की वजह से इसके ऐसे लैमिनेशंस करके प्लेटों को जोड़ा जाता है एक साथ बंच बना के, और साथ में ई शेप्ड कट किया जाता है। आई शेप्ड भी ट्रांसफार्मर होते हैं। आई शेप्ड कैसे होते हैं? ये ऐसे बना दिया गया, ऐसे। अब उस पे एक कॉइल ऐसे लगाते हैं, समझे मेरी बात? और इसी के ऊपर मान लो एक कॉइल ये ऐसे निकाली और इसी के ऊपर दूसरी कॉइल लगा देते हैं, इसी के ऊपर। उसका तुम्हें लॉजिक अभी पता चल जाएगा कि मैं वो क्या कहना चाहता हूं। इसी के ऊपर दूसरी कॉइल लगा दी ऐसे, और उसका आउटपुट यहां से ले लेते हैं। ऐसे भी बनाए जाते हैं, कॉइल के ऊपर कॉइल। जो मोबाइल वगैरह में चार्जर्स आते हैं वो यही होते हैं। फिलहाल ये सब तो बेसिक ज्योमेट्री के बारे में है, वो तुम्हें नॉलेज एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ E1, इसको बोलते हैं, ये जो कॉइल होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको P से करते हैं। तो इसके साथ जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम EP बोलते हैं, और ये बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो इसके साथ जो आउटकम आता है उसको हम लोग ES बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं NP और इसमें नंबर ऑफ टर्न होते हैं NS। बात समझ में? अब बेसिक लॉजिक क्या है, तुम सोचो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, प्लीज ढंग से ध्यान देना, बहुत जरूरी बात है। इसके अंदर फ्लक्स कैसे निकालोगे? एरिया इंटू बी। तो अगर मैं एक कॉइल से फ्लक्स निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? B इंटू ए। लॉजिकली एकदम बेसिक से समझो, पक्का। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जनरेट हुई है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां भी जा रही है, और दोनों का एरिया सेम है। तो जितना फ्लक्स यहां लिंक हो रहा है एक कॉइल से, उतना वहां पे भी हो रहा है एक कॉइल से, प्लीज अंडरस्टैंड करना। लेकिन यहां टोटल फ्लक्स कितना होगा? दिस इज इक्वल टू NP इंटू 5, और इसी का रेट ऑफ चेंज जो है, ढंग से प्लीज समझना, कुछ गड़बड़ मत करना, इसी का रेट ऑफ चेंज, इस टोटल फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ही अगर मैं तुम्हें कहूं तो वही तो EP है। नेगेटिव साइन अलग, बट यही तो EP होगा, मैग्नीट्यूड उसका देखा जाए। ये बात समझ में आ गई? ढंग से ध्यान देना। अब अगर तुम यहां ध्यान दो तो मैं लिख सकता हूं EP इज इक्वल टू NP तो कांस्टेंट है, तो d∅dt लिख सकता हूं। इसके अंदर फ्लक्स है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, ये एक साइड का हो गया। अब जरा यहां ध्यान दो, यहां अगर मैं बात करूं एक फ्लक्स तो वो B इंटू ए ही होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकली है वही यहां रही। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली में किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ये बात समझ में आई? और अल्टरनेटिंग सोर्स में ही काम करता है, क्योंकि अगर अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं। ये पक्का समझ में आ रहा है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, पक्का। तो ये अगर मैं यहां पे टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो वो कितना होगा? वो होगा NS इंटू F। समझ आया? मतलब 5। अब जरा इसको तुम डिफरेंशिएट करो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही आउटकम तुम्हें क्या मिल रहा है? ES, जो आउटपुट मिल रहा है तुम्हें। समझ आई मेरी बात? एंड दिस इज इक्वल टू NS बाहर आ जाएगा d∅dt। अब ये नंबर देखो जरा किसके बराबर है?
d5/dt। अब ये और ये दोनों बराबर क्वांटिटी है, तो मैं अगर थोड़ा सा दिमाग है और तुम लगा सकते हो तो बहुत आसान काम ये हो गया। क्या आसान काम हो, जरा देखो, अगर तुम वहां से देखो तो d5/dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वहां देखना EP/NP, और अगर यहां से d/5dt निकालो तो लिख सकते हैं ES/NS। तो अगर मैं ES निकालूं तो मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, तो मैं लिखूंगा ES, क्योंकि ये आउटपुट था, ये क्या है आउटपुट, तो मैं आउटपुट जो निकाल रहा हूं वो हो जाएगा NS/NP, और यहां क्या जाएगा EP। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरी बात समझना, नंबर ऑफ, जब तुम मार्केट में ट्रांसफार्मर लेने जाते हो ना, तो तुम्हें ये नहीं कहता है कि तुम्हें इधर से जोड़ना इधर से जोड़ना, बस ऐसे दे देता है, नंबर ऑफ टर्न्स लिखे होते हैं कॉइल में कितने टर्न्स है। अब तुम्हें वो ट्रांसफार्मर बनाना है तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो वो क्या है जरा ये समझना, देखो ढंग से समझना। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यहां ढंग से ध्यान दें, अगर NS और NP, ठीक, अगर मैं तुम्हें कहूं कि NS ज्यादा है NP से, तो मैं तुम्हें कह सकता हूं कि NS/NP इज ग्रेटर देन 1, पक्का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ES इज ग्रेटर देन EP। तो ऐसा मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट तुम्हें इसमें कम टर्न्स रखते हो, इसमें ज्यादा टर्न्स रखते हो, तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी आउटपुट बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल को इंक्रीज कर देना इज स्टेप अप। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पक्का। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, ये स्टेप अप हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता कि NS इज लेस देन NP है, तो बताओ NS/NP वो लेस देन 1 हो जाता, इसका मतलब ES इज लेस देन EP हो जाता, तो ये स्टेप डाउन हो जाता। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दो तरीके हैं। मेन फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है वो ये, बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, इसमें कुछ है नहीं। NCERT तुम्हें पढ़नी है वो बात अलग है, इसमें एक एक लाइन पढ़नी है, मैं पूरा तो उतना तो मैं थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। स्टेप अप क्या होना चाहिए, स्टेप डाउन क्या होना चाहिए, बात बता दें। अगर सेकेंडरी कॉइल जहां से तुम आउटपुट लेते हो, अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और जहां से इनपुट लेते हो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप। तो पावर हाउस से जो बिजली भेजी जाती है तुम्हारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में, तो जो मोहल्ले में तुम्हारे जो लोकल एरिया में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन लगा होता है, लेकिन जो जहां से सप्लाई हो रही है वो स्टेप अप लगा होता है। क्योंकि तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को कम करते हैं। मैं तुम्हें ये भी समझा रहा हूँ करंट का कैसे रिलेशन रहता है, बताओ इतनी बात समझ में आई? बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, बस दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक ये और एक बताने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ये कॉइल, ये भी कॉइल, तो मुझे बताओ अगर कोई कॉइल लेते थे, ठीक है, तो ये एक तरह से इंडक्टर है, इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता था, ये मैंने तुम्हें सिखाया, पक्का। तो अगर पावर लॉस इंडक्टर में नहीं हो रहा है, तो जितना पावर यहां जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, उतना ही पावर तो वहां जनरेट हो रहा होगा, हमें इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं यहां पावर की बात करूं, तो अगर इसमें करंट जा रही है IP, ठीक है, और यहां पे वोल्टेज कितना है EP, तो यही तो पावर हुआ। तो पावर जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल, यही तो मतलब हुआ। तो इसको मैं और आगे क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं I सेकेंडरी इनटू, इसको क्या लिखूंगा, ये, पक्का, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब जरा ढंग से ध्यान दे, वहां देख, वहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो इस जगह पे एक चीज और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं EP/ES, और वो होगा NP/NS, ये भी तो है। यहां इसको नीचे ले आओ, तो EP/ES इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया, तो IS/IP, और इसकी जगह पे मैं रख सकता हूं वहां से वो जरा देखो, वो है NP/NS। ये जनरलाइज फॉर्मूला एक और याद रख लो, ये पावर लिखिए, पावर किसमें,
प्राइमरी कॉइल में, और ये पावर किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ये दोनों बराबर होते हैं। समझ आई मेरी बात? अब जरा ध्यान से देखो, जब हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया, यानी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, देखो पक्का, यानी ये वैल्यू क्या है, अगर हम स्टेप अप की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप अप की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम कहीं पे भी ऐसा सेटअप बनाते हो जहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो उस समय हम लिखेंगे NP अपॉन NS इज लेस देन 1। ये और ये नंबर किसके बराबर है, यानी ये इंप्लाइज करेगा IS अपॉन IP इज ऑल्सो लेस देन 1। और अगर ये हो रहा है तो ये कहेगा कि IS इज लेस देन IP। अब जरा समझो, जो पावर हाउस से तुम्हें बिजली भेजी जा रही है, तो उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है, उसने क्या कम कर दिया, जो यहां तुम्हें आउटपुट करंट मिल रही थी सेकेंडरी वन में, उसको कम कर दिया। तो जो वायर से सप्लाई आ रही है पावर हाउस से, उसमें करंट कम है। तो अगर लेंथ ज्यादा होती है, मतलब कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। अगर ये ज्यादा हुआ तो वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट ज्यादा हुई, तो इसका मतलब पावर हो जाएगी I²R। तो पावर बहुत लॉस होगी, और पावर लॉस होगी तो तुम्हारे घर तक आते आते पावर ऑलमोस्ट खत्म। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम कर देते हैं, और कम करके भेज देते हैं कहां पे, तुम्हारे लोकल ट्रांसफार्मर में। लोकल ट्रांसफार्मर में जो होता है वो होता है स्टेप डाउन, वो करंट को क्या करता है, बढ़ा देता है, और वोल्टेज को कर देता है डाउन। यानी अगर पावर हाउस से तुम्हें 420 वोल्ट का मिल रहा है या 440 वोल्ट मिल रहा है, तो तुम्हें जो घर पे सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट होता है, यानी वो डाउन कर देता है और करंट को बढ़ा देता है। ये सिंपल लॉजिक है। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, वो बहुत आसान सी चीजें होती हैं। पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। फॉर्मूले तुम्हें ये याद रखने हैं, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, इन्हीं पे तुम्हारे क्वेश्चंस घूमते हैं। नीट में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। स्टेप अप पता होना चाहिए, स्टेप डाउन पता होना चाहिए, बनाया कैसे जाता है ट्रांसफार्मर, किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। जो तुम्हारे मोबाइल के चार्जर वगैरह होते हैं, उनको इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं करा जाता है, क्योंकि AC में होता क्या है कि जब हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, मान लो तुम्हारे घर में क्या आ रहा है कि देखो ये क्या कर रहा है, तुम पहले मेरी बात समझना, एक बार बताओ। अच्छा तुम एक चीज सोच के देखो, ट्रांसफार्मर किसको कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कम ज्यादा कर सकता है कि नहीं? तो तुम्हारे प्लग में 220 आ रहा है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल की बैटरी में 9 वोल्ट चाहिए, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल 220 का 9 वोल्ट में होता है, तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा? अगर तुम्हें देखा जाए स्टेप डाउन, तो वोल्टेज को डाउन कर देता है, फिर वो तुम्हारे मोबाइल पे सप्लाई करता है। और ट्रांसफार्मर अगर किसी डायरेक्ट करंट में लगा दिया गया, तो वो कुछ डाउन ऑन नहीं करेगा, सीधे पूरी सप्लाई को भेजता रहेगा। तो ये थोड़े पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, तो प्लीज इसको ढंग से समझना, ठीक है? तो ये ट्रांसफार्मर वाला टर्म्स तुम्हारा हो गया, ओके। और इसमें कोई भी अगर डाउट या कुछ भी चीजें पढ़ NCERT में नहीं आ रही होगी, तो वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ओके। अब LC ऑसिलेशन देख लो, वो क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ज्यादा बड़ी चीज वो भी नहीं, वो भी आसान है। देखो LC ऑसिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने एक कैपेसिटर ले लिया, उसको तुमने फुल चार्ज कर दिया, ठीक। मान लो यहां तुमने कैपेसिटर लगाया और इसको फुल चार्ज कर दिया, इसके ऊपर Q चार्ज है ना, ये प्लस मान लिया और ये माइनस मान लिया, और इसको तुमने जोड़ दिया एक इंडक्टर से, ठीक है। तो कैपेसिटर ऐसे चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट करेगा, यानी करंट ऐसे जाएगी, तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर एक बैटरी क्रिएट करेगा ऐसे, जिसको हम बोलेंगे LdI/dt। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कैपेसिटर की बात की जाए, तो इस पे जो इनिशियल एनर्जी होगी कैपेसिटर के ऊपर, वो होगी Q²/2C। ये कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। लेकिन इसमें अगर करंट I की जा रही है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी होगी
वो होगी तुम्हारी हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, ये कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी, ये इसके ऊपर एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब ये अनचार्ज था तो इसके पास टोटल एनर्जी ज्यादा थी। अब हुआ क्या, ये मान लो इसके पास कितनी एनर्जी थी, ठीक। इनिशियली अगर मैं t0 की बात करूं तो ये जो कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी है ये मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम। और जो इंडक्टर के ऊपर है वो क्या है, जीरो। ये बात समझ में, यहाँ जीरो है। अब हुआ क्या, प्लीज ये ढंग से समझते रहना तभी मजा आएगी। इसका अपोज करेगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक इंटीग्रेट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या लिख सकते हो। जो पोटेंशियल इसके क्रॉस है वही पोटेंशियल उसके क्रॉस है, तो तुम क्या लिखोगे, Q/C इज इक्वल टू L di/dt। पक्का। लेकिन ये अपोज कर रहा है, लेकिन देखो ये नंबर भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि करंट इसमें धीरे धीरे कम हो रही होगी। इनिशियली बहुत करंट आएगी, पर अगर ढंग से ध्यान दिया जाए तो ये चार्ज फ्लो कम होता जाएगा, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको माइनस, इसको इधर ले आओ। तो Q/C प्लस L और di/dt इज इक्वल टू 0। ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब ढंग से ध्यान देना, अगर मैं इसमें से L कॉमन ले लूं, ठीक, तो मैं यहां क्या लिख पाऊंगा ढंग से, तो L कॉमन ले लो तो इसको लिखोगे di/dt और यहां आ जाएगा प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। अब अगर इस नंबर को ढंग से देखो तो ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, बेसिकली ये जो लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ Q, ये, और इसका भी रेट ऑफ चेंज लिखा है, क्योंकि Q का रेट ऑफ चेंज तो करंट हो गया और करंट का भी रेट ऑफ चेंज लिखा है ना ये, और प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। अब जरा ढंग से ध्यान देना, ये नंबर को मैं लिख सकता हूं d²Q/dt² प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो एक हमारे पास ऐसा सिस्टम हुआ करता था, याद आ रहा है? अगर इसमें याद करो तो तुम लिखते थे यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिखा जाता था। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, dx/dt का भी रेट ऑफ चेंज, ये वेलोसिटी हो जाती है। पक्का। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी लिखूं, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ये होता था a इक्वल टू ये, इतना तो समझ में आ रहा है। अब चलो तुम ढंग से ध्यान दो, जब a लिखा है तो a को तुम क्या करोगे, तुम पहले x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x। पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, यानी मैं लिखूंगा v का रेट ऑफ चेंज, बेसिकली ये तो एक्सेलरेशन लिखा है, प्लीज ढंग समझना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ, यहां से रहना d/dt ऑफ x। देखो ये क्या लिखी है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है, तो इसको लिख सकते हैं d²x/dt², और वहां आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ, तो d²x/dt² और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो एसएचएम की इक्वेशन है, और यही इक्वेशन देखो चार्ज में लिखी है। इसका मतलब अगर हम इसको ढंग से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे d²Q/dt² और प्लस यहां लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और यहां नीचे आ जाएगा LC, ये देखो ये, सॉरी Q, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां जो x लिखा है यहां वो Q लिखा है। तो हम यहां से गारंटी ले सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होगा √1/LC। यही हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, अगर तुम्हें याद हो तो ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। आराम से सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो रियलिटी में ये होता कैसे, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों चीजें हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज बताओ, जब तुम इसमें करंट को मानते थे I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी, ये बात समझ में आ रही है? अब जरा सोच, इसको तू क्या लिख सकता है, इस वाले टर्म्स को, इसको तुम लिख सकते हो dq/dt = I0 sin ऑफ ओमेगा टी। तो ये हो गया dq और इधर हो गया I0 sin ऑफ ओमेगा टी dt। तो क्या इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? तो यहां बचेगा q और यहां आ जाएगा I0 और ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे ओमेगा, और यहां हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा t विद नेगेटिव साइन। और इसमें कुछ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बेस के साथ आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है दिस इज q0 और cos ऑफ ओमेगा t +5। ये जनरलाइज इक्वेशन होती है। तो अगर इस ऑसिलेशन की ये कंडीशन है, जैसा कि यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं x = a sin ऑफ ओमेगा t, याद आ रहा है? वैसे ही यहां पे जो q की इक्वेशन है वो लिखी जा सकती है q0 cos ऑफ ओमेगा t +5। फाई कहीं पे 0 होगा तो कहीं पे कुछ होगा भी। तो ये इक्वेशन को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो वो साइन के फंक्शंस में भी तुम्हारी बन जाएगी करंट की इक्वेशन जो कि ये देखी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे ये ऑसिलेशन का हो सकता है। मेन पार्ट क्या है कि इसको हम कैसे 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करें, वो मैं तुम्हें थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये ऑसिलेशन कैसे होता है चार्ज का। ठीक है, ये लिख तो दिया मैंने, समझा भी दिया, एलसी ऑसिलेशन है ये, लेकिन अब ये चार्ज कैसे ऑसिलेट करता है ये मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ, वो तुम ध्यान देना। ठीक, देखो ये पहले बताओ, ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर है? ये एलसी ऑसिलेशन का पार्ट है। अब मैं इसमें कैसे लेना चाहता हूँ वो तुम्हें समझाता हूँ। देखो एक बात सोचो, एक बात बताओ, यहां से जब चार्ज जाना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे यहां चार्ज कम होने लगेगा ना, और यहां पे करंट बढ़ने लगेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? पक्का? मतलब रेट ऑफ जो होगा करंट वो ऐसा होगा, बट मेन चीज है कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि जब इनिशियली देखा जाए तो यहां करंट अचानक से गई होगी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एनर्जी को रिलेट करो, क्योंकि यहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो जब ये एनर्जी आधी रह जाएगी तो आधी एनर्जी यहां चली गई होगी, क्योंकि लॉस में कुछ नहीं जाएगा, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। ठीक, तो यहां पे एनर्जी क्या होगी? आधी। यानी कि हम कहें कि जो इंडक्टर एनर्जी दोनों हाफ हाफ हो गई। उसके बाद जब ये इधर जाएगा तो करंट कम हो चुकी होगी। जब करंट कम होने लगेगी, समझना, जब करंट कम होने लगेगी तो बताओ ये बैटरी अपना साइन चेंज करेगी और ऐसे हो जाएगी। बात समझना, पक्का? तो अब इसका वो पूरा कर, तो ये पूरा का पूरा चार्ज यहां से हो जाएगा खत्म, और यहां पे एनर्जी हो गई मैक्सिमम, यानी 1/2 Li², मैक्सिमम एनर्जी। और यहां पे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? 0। अब सोचो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका था, तो अब जब ये फुल चार्ज हो गया तो अब ये करंट ऐसे फ्लो कराना स्टार्ट करेगा, और करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो अब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और नेगेटिव यहां आएगा। लेकिन अब फिर से वही होगा कि एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये एनर्जी आधी हो जाएगी। ठीक, और उस समय ये इसके पास चार्ज आने लगेगा तो ये भी आधी एनर्जी हो जाएगी। ठीक, तो स्टेज आने लगा, लेकिन जब उसके बाद आएगा तो फिर से ये करंट क्या करेगा? जब ये इधर जाने लगेगा तो फिर से ये धीरे 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 ये चार्ज आता जाएगा और ये बैटरी अपना साइन चेंज कर देगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे पूरा चार्ज आ जाएगा, तो फिर से कैपेसिटर में पूरी एनर्जी आ गई। ये हुआ आधा ऑसिलेशन कंप्लीट, यानी इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव यहाँ आ गया। जब ये फुल चार्ज हो गया तो पूरा सर्किट रिवर्स होगा, जो भी बताया है, तो पूरा का पूरा रिवर्स होके जाएगा, तो फिर से यहाँ पूरा चार्ज घटेगा और फिर वही प्रोसेस होगा, आधा आधा होके फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले इस प्लेट पे एक बार पॉजिटिव चार्ज था, फिर यहाँ पॉजिटिव आया, आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर इस पे पॉजिटिव गया और यहाँ इस तरीके से। तुम एनसीईआरटी ये पढ़ोगे और पढ़ने के बाद ये पूरा एक अच्छे से देखोगे, उसमें एलसी ऑसिलेशन के
करीब 7 या 8 डायग्राम बने, उसको ढंग से समझ लेना, स्प्रिंग से कंपेयर किया गया। वो मैं इसमें उतना अच्छा तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता है। ऑफलाइन सैटरडे को वो पूरा पढ़ाऊंगा, बट उसको तुम्हें पढ़ के आना है। तो एनसीईआरटी का तुम ये मान लो कि पूरा मैंने उसमें करा दिया। अब तुम्हें ट्रांसफार्मर की थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी है, मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है। एनएलसी ऑसिलेशन का पूरा कंप्लीट करे, ना समझ आए कोई डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे तुम सब अंडरलाइन करके लाना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा सैटरडे को। ओके, टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसी पे तुम्हारा संडे को पेपर होगा। ओके बेटा, चलो।